वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 12 यूनिट 3 चली हुई है हमारी। अब तक हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, जो सेकंड हाफ पोर्शन था उसमें हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है अर्थ मैग्नेट से। किससे रिलेट करता है वो? अर्थ मैग्नेट से। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट छुपा हुआ है। जो बार मैग्नेट जो अब तक हमने पढ़ा है वो छुपा हुआ, ये हम मान के चलते हैं। और इसके पीछे आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले एक शायद मैग्नीजिया नाम का एक आइसलैंड था, वहाँ पे कुछ ये होते हैं ना भेड़ बकरी चराने वाले, ये घूम रहे थे। इन्होंने क्या था कि लकड़ी के जूते पहने हुए थे और लकड़ी के जूतों में कील लगी हुई थी। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे इनको कुछ फील हो रहा है, जैसे उनको जूते को कुछ नीचे से खींच रहा हो, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस तरीके का उनको फील हुआ वहाँ पे, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि भाई कुछ तो है यहाँ पे। उस आइसलैंड का नाम मैग्नेटिजिया ही था, शायद ऐसा ही कुछ था, ग्रीक में था ये। और आज से लगभग हम बात करें या फिर जो 8वीं BC जिसको बोलते हैं उसमें था ये, तब की बात है। तब से हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसका जो प्रूफ यदि हम देखें तो कोई भी हम यदि बार मैग्नेट मान के चलें, ये है आपके सिलेबस में भी कि, लेकिन उसको पेपर के हिसाब से एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हम देखते हैं कि जब कोई भी एक मैग्नेट हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया हमने कोई भी एक फ्रीली मैग्नेट, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसी सीधी सी बात है, कोई तो उसको एक जगह पे रोक रहा होगा, और जो चीज़ उसको रोकती है वो कौन है? अर्थ मैग्नेट ही है। अर्थ मैग्नेट ही उसको अपनी एक जगह पे रोकने की कोशिश करता है। अर्थ मैग्नेट उसको रोक रहा है, ठीक है। ये आपको यदि देखना हो तो यदि आप उसको घुमाओगे, यदि हम उसको अपनी पोजीशन से थोड़ा चेंज करवाए, जो उसकी पोजीशन है उससे यदि हम उसको चेंज करवाए, तो भी ये चीज़ हम फील करते हैं क्या कि भाई वो वापिस उसी जगह पे आके रुकेगा जो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जब उसको फ्रीली हमने जहाँ पे लटका दिया, जिस डायरेक्शन में है वो, जैसे ही हम उसको घुमाएंगे तो भी वो उसी डायरेक्शन में आके ही रुकेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई अर्थ का जो मैग्नेट है वो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी साइड, उसको एक जगह पे रोक के रखता है। ठीक है, हमने यही बताया है कि अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और उसकी जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम मैग्नेटिक एलिमेंट का यूज करते हैं। ये आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। और हम एक बात फील करते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक है, कोई तो बोलते भाई जो वो रोटेट करती, जब वो अपने एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करती है उसके कारण होते हैं। कई ये कहते हैं कि भाई जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारे, उनके कारण मैग्नेटिक होता है। लेकिन जो जेन्युइन रीजन है वो अभी तक क्लियरिफाई नहीं हुआ है कि ऐसा किस रीजन से होता है। सभी ने अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखी। मैंने आपको बताया, कोई तो ये कहता है कि भाई अपने एक्सिस के चारों तरफ जब घूम रही है, रोटेशन में है, उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और एक दो जो हमारे पास जैसे मून है, मून की शायद कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस तरीके से हम बात करते हैं। वहाँ पे हमने क्या फील किया? दूसरी चीज़ कि एक आइनोस्फीयर जो है अर्थ के अंदर, जो आइनोस्फीयर है, जो प्लेनेट अर्थ से कम स्पीड पे घूमते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से कम है। अर्थ के जो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने एक्सिस पे, और यदि उनकी स्पीड देखें यदि कम है तो उन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम है। ठीक है, उसके लिए फिर हमने जो इसकी डायरेक्शन है उनको बताने के लिए हम मैग्नेटिक एलिमेंट का यूज करते, जो कंप्लीटली इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो रिप्रेजेंट करते, वहां से हम नोट डाउन करेंगे। हालांकि पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने कुछ पोर्शन आपका पहले ही लिख दिया। इसमें हम मैग्नेटिक एलिमेंट की जो बात कर रहे हैं भाई, वो एलिमेंट जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कंप्लीटली किसको रिप्रेजेंट करे? मैग्नीट्यूड को। उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट। बेसिकली 3 पढ़ने वाले हैं, 3 में से हमारे पास जो पहला है वो कौन सा है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है, देखो आप इसको आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तो पहले नीचे वाला डायग्राम देखो, एक नीचे वाला है, ये मेन है। इसमें मतलब मेन तो नहीं, मतलब पहला ये करना है फिर हमें ये लिखना है।
अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में हमने क्या लिखा है, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। एंगल किस किस के बीच में, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस। ये जियोग्राफिक एक्सिस कहाँ से आई है भाई, जब हम अर्थ को एक मैग्नेट मानते हैं, उसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक इस तरीके से बार मैग्नेट मान लिया, उसमें जो एक्सिस इस तरीके से हम बनाते हैं, उसमें वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया है उसको। अब ये सपोज करो कोई भी एक बार मैग्नेट हमने लटका रखा है, इसमें यहाँ पे बार मैग्नेट है हमारे पास, ये जरूरी नहीं भाई बिल्कुल एग्जैक्ट ये शो करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शो करता है। ये है अर्थ की जियोग्राफिक साउथ पोल, ये अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है ये है जियोग्राफिक एक्सिस, जो अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल को जोड़ती हुई लाइन है वो हमारे पास कौन सी, जियोग्राफिक एक्सिस। और जो मैग्नेटिक बार हमने बाहर से लटकाया हुआ, फ्रीली सस्पेंड किया हुआ, उनको जो लाइन जोड़ेगी वो कौन सी होगी हमारे पास, मैग्नेटिक एक्सिस। दोबारा समझने की कोशिश करो, अर्थ को हमने एक नेचुरल बार मैग्नेट की तरह मानना है, उसके नॉर्थ पोल को उसके साउथ पोल से जो लाइन जोड़ेगी वो कौन सी होगी हमारे पास, जियोग्राफिक एक्सिस। कौन सी होगी वो, जियोग्राफिक एक्सिस। और जो मैग्नेट हमने लटकाया है उसके नॉर्थ पोल को जो उसके साउथ पोल से जोड़ेगी वो कौन सी होगी हमारे पास, मैग्नेटिक एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है थीटा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट होता तो जीरो आता है एंगल, लेकिन ये कुछ एंगल के साथ होता है, ये फ्रीली सस्पेंड वाला है, ये अर्थ की, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है। और यदि ये देखो इसमें हम प्लेन के वे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन हमने मान लिया, वो क्या है भाई, जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, एक कोई भी प्लेन माना है वो मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। द प्लेन नीचे लिख भी रखा है, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, जो ये है इस वाला। और ये हमारे पास जियोग्राफिक मेरिडियन, जो अर्थ के जो हमने ये मानी है एक्सिस, इसके जो परपेंडिकुलर होगा या इस पे जो वर्टिकल प्लेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। पहली बात ये ध्यान से सुन लेना, ये टॉपिक आपको अजीब अटपटा लग सकता है क्योंकि है ही, ठीक है। इसमें से पर ये एक दो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो भी इन एलिमेंट में से कोई भी एक डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, इसलिए हम इनको करवा दें, ठीक है। और यहाँ पे भी इन जो प्लेन के बीच में भी जो एंगल बनेगा उसको भी हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। आप इनमें से कोई भी एक टर्म याद कर सकते, दोनों जरूरी नहीं है। मैं ये इंट दूंगा आपको कि आप ये जो ऊपर वाली है मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक मेरिडियन, उनके बीच में जो है आप उसको याद करो क्योंकि वो आसान रहेगी एज कंपेयर टू प्लेन वाले के, ठीक है भाई। मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाएगी वो मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइन पास होगी वो जियोग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये देखो नीचे, ये यदि यहाँ से जा रही है अर्थ वाली, ये हमने लटका रखा है, इनके बीच में जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। ये था आपका पहला एलिमेंट। सेकंड देखो, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ लिया भाई। सेकंड एलिमेंट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप, दो नाम से हम इसको बोल सकते हैं। ये है सेकंड एलिमेंट हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, ये जो आर लिखा हुआ हमने, ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, एच जो है, एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, मैग्नेटिक मेरिडियन का। इसके दो कंपोनेंट लेके चलेंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो आर से डिनोट कर रखी है हमने, वो जो एंगल क्रिएट करेगी किसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ
मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको हम एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन बोलते हैं। पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझ में आएगी। द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप is the angle made by total magnetic field strength to the horizontal component of magnetic meridian। सॉरी भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक मेरिडियन। दोबारा बता दें तो एच हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी वर्टिकल कंपोनेंट को शो कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। इसको हम किससे मेजर करते हैं? इसको हम एक डिप सर्कल होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और magnetic dip is measured by dip circle। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड। अब थर्ड देखो इसका। थर्ड है भाई इसमें नेक्स्ट है भाई इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको हम डिनोट करते हैं एच से, कैपिटल एच। अब यहां पे देखो एक बार, ये H को रिप्रेजेंट कर रहा है, H लिख रखा है हमने यहाँ पे, ये जो H रिप्रेजेंट लिख रखा है हमने यहाँ पे, और ये V, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ये ओरिजेंटल कंपोनेंट किसका है? साथ साथ मैग्नेटिक मेरिडियन का भी, ये वाला जो है मैग्नेटिक मेरिडियन का भी। तो हम क्या लिखेंगे? द कंपोनेंट ऑफ total magnetic strength of earth along the horizontal component of magnetic meridian is called
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसको देखो मैथमेटिकली सोल्व करने की कोशिश करते भाई हम, इससे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू भी आ जाएगी। अब ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मानना है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट मानना है। तो आर की मैं यदि वैल्यू लिखूं, एच की वैल्यू लिखेंगे भाई, एच की वैल्यू यदि मैं लिखूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंगल आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रहा हूं मैं इसको, एंगल ये है हमारे पास डेल है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल का लोग कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कोस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर कोस लिख सकता हूं, ये फर्स्ट मान लिया। और v को क्या लिख सकता हूं, आर साइन, ये सेकंड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में। एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर और आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या कॉमन आ गया, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, ये वैल्यू 1, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, आर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर का अंडर, ये तो आ गई वैल्यू हमारे पास। अब यदि हम इक्वेशन डिवाइडिंग एंगल ऑफ डिप निकाल लेते हैं यहाँ से, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, एच बाई वी आर, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, सेकंड बाई फर्स्ट, तो v अपॉन h इज इक्वल टू आर साइन अपॉन आर कोस, आर से आर कैंसिल, v बाई एच इज इक्वल टू tan डेल, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, v बाई एच, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप के लिए था हमारा। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, ये जो हमने निकाला है, इसके लिए वैन थीटा इज इक्वल कोस थीटा है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू कितना हो भाई 0, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास मैक्सिमम, क्योंकि कोस 0 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है। और सेकंड यदि बात करें हम, कोस कितना हो 90, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही परपेंडिकुलर हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये 3 एलिमेंट थे इसके। इसके बाद हम एक टॉपिक और रहता है, फिर ये मान के चलो यदि आप प्रदीप में से कोई फॉलो कर रहा है या वैसे, तो उसके हिसाब से हमारा एक चैप्टर और कंप्लीट होता है, इसका लास्ट चैप्टर आता है। एनसीईआरटी के हिसाब से यदि हम चले तो अभी इसमें थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। देखो अब इसमें आगे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टर्म यूज है इनके आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें एक टॉपिक रहता है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, कि जो हमारी करंट कैरिंग लूप होती है उस अंदर वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, ये बताना है। बहुत आसान से सिंपल टॉपिक है। इसका रिजल्ट जो होता है वो MNIA, हमने पहले भी रिजल्ट यूज किया हुआ, ठीक है। तो इसमें लिखें यदि कंसिडर a current carrying loop current
flowing in the loop in anti-clockwise डायरेक्शन। अब यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती। सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन is in clockwise direction। so ये द मोशन, अगली लाइन से लिख सकते हैं इसको, द मोशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन moving electron give rise to magnetic field। And the direction of magnetic field is given by right hand thumb rule। if the direction of current is in anti-clockwise then the upper phase of loop behave like north pole and lower phase behave like south pole। if है भाई if आएगा, और सेकंड है if the direction of current is in clockwise then the upper phase behave as south pole and lower phase behave like north pole। ये है इसके अंदर। अब यदि डायग्राम की हम बात करें, एक तो ये है हमारे पास, ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। इसमें ये ऊपर वाला जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला फेस होगा इसका वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हमारे पास। और यदि हम बात करें इसके अंदर, अब यदि ये डायरेक्शन हमारे पास करंट की, तो इसमें ये मैग्नेटिक उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और ये होगा हमारे पास नॉर्थ पोल और ये कौन सा होगा, साउथ पोल। ठीक है, बिल्कुल आसान है कि यदि हमारे पास भाई कोई लूप हमने मान ली जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उस जगह पे हम क्या देखते हैं, इसके अंदर वहां पे जो डायरेक्शन होगी किसकी,
करंट की, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, तो ऊपर की साइड होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। उसके अलावा यदि रिजल्ट आपको पता ही है, ऊपर लिख भी रखा है मैंने, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is given by m is equal to NIA, where n is equal to number of turns, I is equal to current flowing through loop, ए है हमारे पास क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और यदि वेक्टर फॉर्म में हम निकालें ना इसको, वेक्टर फॉर्म, तो वहां पे क्या होगा, m इज इक्वल टू NIA और n यूनिट वेक्टर, वेयर n इज यूनिट वेक्टर which give the direction, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी इसी में होगी भाई। अब इसके बाद बस कुछ डेफिनेशन बची है जो शायद एक या फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर में हम पूरी करवाने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ लगभग आज 15 नंबर लेक्चर था शायद हमारा, तो लगभग 17 लेक्चर में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी साइड से। बाकी वी होप कि आपको समझ में आए अच्छे से। थैंक यू।